नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण प्रकाश ध्यानी अपने YouTube चैनल आओ जियो जाने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से शासनादेशों एवं सेवा नियमों की सरल भाषा में व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं और भी वीडियो बनाने हेतु उत्साहित हो सकूं तथा मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। मेरे सब्सक्राइबर मित्रों द्वारा मुझसे अपेक्षा की गई है कि मैं पुरानी पेंशन प्रणाली एवं नई पेंशन प्रणाली के बारे में विस्तृत व्याख्या करूं। इस विषय के प्रथम भाग में हमने यह जानने का प्रयास किया कि सेवानिवृत्ति क्या होती है तथा पुरानी पेंशन प्रणाली से आच्छादित सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा कर्मचारी के आश्रित को क्या क्या राहत एवं सुविधाएं अनमन्य कराई जाती हैं। वीडियो के इस भाग में हम यह जानेंगे कि पेंशन क्या होती है और इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। इस वीडियो में पेंशन शब्द का आशय पुरानी पेंशन प्रणाली में देय पेंशन से है, जो केंद्र में 1 जनवरी 2004 तथा उत्तराखंड में दिनांक 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व के कार्यरत कार्मिकों को दी जा रही है। नई पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के लिए यह वीडियो इसलिए उपयोगी है ताकि वे तुलना कर सकें कि कौन सी प्रणाली कर्मचारियों के लिए लाभदायक है। दोस्तों, यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में भी तैयार किया गया है, इसलिए पेंशन के बारे में समझने से पहले हम पेंशन के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दिनांक 1 अप्रैल 1961 से पूर्व पेंशन संबंधी कोई पृथक नियम नहीं थे एवं समस्त शासकीय सेवकों के पेंशन के मामले CSR में दिए गए नियमों के अंतर्गत देखे जाते थे। इन नियमों की कुछ कमियां थी, जैसे किसी कर्मचारी की यदि सेवाकाल में मृत्यु हो जाती थी तो पारिवारिक पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था, यानी पेंशन का लाभ एक निश्चित सेवावधि पूर्ण करने के पश्चात ही दिया जाता था। इन नियमों के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा CP फंड के खाते में नियमित रूप से धनराशि जमा की जाती थी एवं उसके सेवानिवृत्त होने पर सरकार उक्त खाते में अपना हिस्सा जमा करने के पश्चात कर्मचारी को पेंशन निर्धारित करती थी। यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल थी, इससे पेंशन निर्धारण में काफ़ी विलंब हो जाता था। दिनांक 1 अप्रैल 1961 के बाद राज्य सरकार ने सेवा नियमों एवं निर्धारण विधि को सरल करते हुए पेंशन नियम बनाए। ये नियम उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स के नाम से जाने गए। इन नियमों के लागू होने के बाद दिनांक 1 अप्रैल 1961 को पेंशनेबल स्थायी पदों पर कार्यरत समस्त कार्मिकों को 13 अक्टूबर 1962 तक विकल्प देने का अवसर दिया गया कि वे पुराने नियमों यानी CSR से पेंशन लाभ प्राप्त करने हेतु रहने का विकल्प दे सकते हैं, अन्यथा निर्धारित अवधि के अंदर विकल्प न देने वालों पर UPRVR नए नियम स्वतः ही लागू माने जाएंगे। नए नियमों में पारिवारिक पेंशन यानी कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु के बाद पारिवारिक हितों की भी व्यवस्था की गई थी। अतः नए नियमों में विकल्प देने वाले कर्मचारियों से अपेक्षा की गई कि वे पारिवारिक पेंशन हेतु नामांकन कर दें। यह अनुभव किया गया कि उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स की व्यवस्था के बाद भी किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति अथवा सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर मिलने वाली पारिवारिक पेंशन का लाभ अत्यंत सीमित है। अतः शासन द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 1995 को न्यू फैमिली पेंशन स्कीम बनाई गई, जिसमें पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तार किया गया।
पुनः कर्मचारियों से पूर्व पेंशन प्रणाली में रहने हेतु विकल्प मांगे गए तथा निर्धारित तिथि तक विकल्प न देने वाले कर्मचारियों को स्वतः ही नई पेंशन प्रणाली के नियमों से शासित कर दिया गया। ये सारे नियम जिनके संबंध में हमने अभी जानकारी प्राप्त की है, ये शासकीय सेवकों हेतु बनाए गए थे। मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों कॉलेजों के शिक्षकों के संदर्भ में दिनांक 1/10/1964 से पृथक से एक पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका नाम लाभत्रयी पेंशन योजना था। इस योजना के अंतर्गत शिक्षकों को 3 सुविधाएं दी जाती थी। नंबर 1 अंशदायी प्राविधायी निधि, नंबर 2 अनिवार्य जीवन बीमा और नंबर 3 पेंशन पारिवारिक पेंशन। शायद इन 3 लाभों के कारण ही इसे लाभत्रयी पेंशन योजना कहा गया होगा। दिनांक 1 मार्च 1977 से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों कॉलेजों के शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारियों की भांति पेंशन नियमों के अंतर्गत शासित कर दिया गया। दोस्तों, पेंशन एक ऐसा विषय है जिसके प्रति लगभग सभी सरकारी सेवकों की समान रुचि होती है, चाहे वो सेवानिवृत्ति के कगार पर हो अथवा वो सेवा में प्रवेश कर रहा हो। पेंशन नियम न केवल सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन, ग्रेच्युटी व राशिकरण आदि के बारे में ज्ञान कराते हैं, अपितु सेवा काल की उन सभी स्थितियों का भी ज्ञान कराते हैं जिनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव विभिन्न सेवा नैवृत्तिक लाभों पर पड़ता है। अतः समय रहते हुए इन नियमों का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, हर नौकरी पेशा करने वाले को नौकरी के कुछ साल बाद यह चिंता हो जाती है कि आज तो ठीक है, लेकिन जब नौकरी नहीं होगी यानी रिटायरमेंट होगा, तब आय कैसे होगी। सरकारी सेवकों को उनके द्वारा की गई लंबी अवधि की संतोषजनक सेवाओं के उपलक्ष्य में सेवानिवृत्ति के उपरांत एक निश्चित धनराशि का नियमित भुगतान ही पेंशन कहलाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि पेंशन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। पेंशन का निर्धारण करते समय 3 बातें ध्यान में रखी जाती हैं। नंबर 1 सेवा अवधि। शासकीय सेवक द्वारा नियमित सेवा में आने की तिथि से उसके सेवानिवृत्त अथवा पृथक किए जाने की तिथि तक की अवधि सेवा अवधि कहलाती है। नंबर 2 अहर्कारी सेवा। किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई नियमित राजकीय सेवा जो कि संबंधित कर्मचारी की नियमित नियुक्ति की तिथि से उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक, जिसको पेंशन की गणना हेतु संज्ञान में लिया जाता है, अहर्कारी सेवा कहलाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन सी सेवा अवधि ऐसी है जिसे कि पेंशन की गणना हेतु संज्ञान में नहीं लिया जाता है या जिसकी गणना उसके पेंशन निर्धारण में सम्मिलित नहीं होती है या जिस अवधि को उसके सेवा काल से घटाते हुए पेंशन निर्धारित की जाती है। 20 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व यदि कोई कार्मिक सेवा में आता है तो उसे बॉय सर्विस माना जाता है तथा ये सेवा पेंशन हेतु अहर नहीं मानी जाती है। अर्थात यदि कोई कार्मिक 18 वर्ष की आयु में ही सेवा में आ जाता है तो उसके सेवानिवृत्त होने अथवा किए जाने पर उसकी 18 वर्ष से 20 वर्ष तक की 2 वर्ष की अवधि को बॉय सर्विस मानते हुए इस सेवा को पेंशन लाभों हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। असाधारण अवकाश या वेतन रहित अवकाश को भी अहर्कारी सेवा में नहीं माना जाता है। निलंबन की अवधि, जिसे पेंशन हेतु सेवा काल घोषित नहीं किया गया हो, को भी अहर्कारी सेवा में नहीं माना जाता है। यदि किसी कारणवश किसी कर्मचारी की
सेवाओं में व्यवधान या उसकी सर्विस ब्रेक कर दी जाती है तो उस अवधि को भी अहर्कारी सेवा में नहीं माना जाएगा। अब हम यह जानते हैं कि पुरानी पेंशन प्रणाली से आच्छादित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की गणना किस प्रकार से की जाती है। पेंशन की गणना करते समय अहर्कारी सेवा को छमाही के आधार पर आगणित किया जाता है, जिसमें 6 माह से अधिक की सेवा को पूर्ण वर्ष के रूप में आगणित किया जाता है एवं 6 माह से कम की सेवा की गणना नहीं की जाती है। पेंशन प्राप्त करने की पात्रता के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष है। सरकार का कोई कर्मचारी जो पेंशन नियमावली के अनुसार सेवानिवृत्त होता है वह न्यूनतम 10 वर्ष की अहर्कारी सेवा पूर्ण करने पर अधिवस्था पेंशन प्राप्त करने का हकदार होता है। यदि किसी कार्मिक द्वारा 10 वर्ष से कम की सेवा की गई है और उसे सेवानिवृत्त किया जाता है तो उसे पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता है। यदि किसी कर्मचारी द्वारा 10 वर्ष से अधिक किंतु 20 वर्ष से कम की सेवाएं की गई हैं तो उसे पेंशन तो प्राप्त होगी, किंतु उसका आगणन इस प्रकार से किया जाएगा। अंतिम मूल वेतन गुणा सेवा वर्ष बटे 40। यदि किसी कार्मिक द्वारा 20 वर्ष से अधिक की सेवाएं की गई हैं तो उसे अंतिम माह में प्राप्त मूल वेतन अथवा विगत 10 माहों के औसत वेतन के आधार पर प्राप्त वेतन का आधा पेंशन के रूप में स्वीकृत किया जाता है। यानी उसका सूत्र है अंतिम मूल वेतन बटे 2। 7वें वेतनमान में यह व्यवस्था दी गई है कि न्यूनतम पेंशन की धनराशि 9,000 रुपये एवं अधिकतम पेंशन की धनराशि 62,500 रुपये से अधिक नहीं होगी। पुरानी पेंशन प्रणाली से पारिवारिक पेंशन की गणना। शासकीय सेवक के सेवारत अवधि में मृत्यु हो जाने पर पारिवारिक पेंशन पाने के लिए कोई सेवा अवधि अनिवार्य नहीं है। पारिवारिक पेंशन के मामले में सरकारी कर्मचारी के पति अथवा पत्नी अपने स्पाउस की 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद या 1 वर्ष से पूर्व भी यदि सरकारी सेवक का उपयुक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण के बाद उसे सरकारी सेवा के योग्य घोषित किया गया है तो भी मृत्यु होने पर पेंशन के हकदार होते हैं। सरकारी सेवक की सेवा में अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष तक पारिवारिक पेंशन मूल वेतन की आधी दर पर देय होगी। इसके पश्चात पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर अर्थात अंतिम आहरित मूल वेतन के 30% पर देय होती है। 7वें वेतनमान की व्यवस्था के अनुसार न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये होगी। अभी हमने पुरानी पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पेंशन की गणना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि नई पेंशन प्रणाली में पेंशन का क्रियान्वयन किस तरह से किया जाएगा। नई पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के क्रियान्वयन के लिए 2 तरह के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 एवं टीयर 2। प्रत्येक कर्मचारी को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी प्राण आवंटित किया जाता है, जिसमें 12 अंकों का एक नंबर होता है। यही नंबर भविष्य में सभी लेन देन में काम आता है। टीयर 1 अकाउंट
एनपीएस के क्रियान्वयन हेतु सभी कर्मचारियों को यह अकाउंट खुलवाना आवश्यक है। कर्मचारी के वेतन से उसके मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता की धनराशि के 10% की धनराशि कर्मचारी अंश के रूप में प्रतिमाह कटौती की जाती है, जिसमें कर्मचारी के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता की 14% के बराबर की धनराशि सरकार द्वारा सम्मिलित करते हुए कर्मचारी के टियर 1 खाते में जमा की जाती है। टियर 1 खाते से रिटायरमेंट से पूर्व या स्कीम के बाहर जाने तक धनराशि आहरित नहीं की जा सकती है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी एनपीएस का एक हिस्सा 60% तक निकाल सकता है, जिस पर आयकर भी देय है। टियर 1 खाते की शेष धनराशि से रेगुलर इनकम हेतु एन्युटी प्लान लिया जा सकता है। दोस्तों, पुरानी पेंशन प्रणाली में पेंशन की गणना की प्रक्रिया सरल है, किंतु नई पेंशन में यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल प्रतीत होती है। पुरानी पेंशन प्रणाली में 20 वर्ष की अहर्कारी सेवाओं के बाद प्राप्त मूल वेतन का आधा पेंशन के रूप में आगणित किया जाता है, किंतु नई पेंशन प्रणाली में पेंशन का आगणन टियर 1 खाते में जमा धनराशि पर बाजार दरों पर आधारित ब्याज को जोड़ते हुए एनपीएस का एक हिस्सा घटाने के बाद बची हुई रकम से रेगुलर रकम यानी पेंशन के लिए एन्युटी प्लान लिया जाएगा। इससे कितनी धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी, इसका पूर्व में आकलन किया जाना कठिन है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि पुरानी पेंशन प्रणाली एवं नई पेंशन प्रणाली में पेंशन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। अपनी अगली वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि पुरानी पेंशन प्रणाली में और कौन कौन सी सुविधाएं कर्मचारी को मिलती हैं जो नई पेंशन प्रणाली में दे नहीं है। तब तक अपने कार्य में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।